अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुम्मा 8 दिसंबर है। हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही धुआंधार है। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के उन 5 DIGs और 2 डिस्ट्रिक्ट SSPs पर बात करेंगे जिनके सरों पर सिंध बदरी की तलवार लटक रही है और अब वो वक्त आ गया है कि वो तलवार किसी भी वक्त गिरने जा रही है। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे थाना गुलिस्तान जौहर के एक ऐसे प्लाट के कब्जे पर कि जिसकी वजह से 2 अहम तरीन इदारे आमने सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है गुज़िश्ता रात एक ज़ेर हिरासत मुलजिम को रिहा करवाने के लिए जो है थाने के रोज़नामचे को फाड़ा गया और उसके बाद थाने के ड्यूटी अफसर, SIO और तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। महज एक SHO इंस्पेक्टर फहद को बचाने के लिए बाकी तमाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इसमें खुद SSP ईस्ट इरफान बहादुर का क्या किरदार है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में जो है पाकिस्तान के बहुत ही नामवर सहाफ़ी इमदाद सोमरो का एक तज्जियाती रिपोर्ट भी शामिल है। उस रिपोर्ट की शक्ल में आप देख सकेंगे किस तरीके से जो है बिल आखिर सिंध की शाह फैमिली और बजारी फैमिली के आपस में ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। इसकी क्या हकीकत है, कौन किस पर सबकत ले जाने की कोशिश करते हुए तमाम हदूद को पलांग कर चुका था, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और कुछ और अहम तरीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी है, ख़ास तौर से मुइन कमांडो को दोबारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थाने का SHO लगा दिया गया महज 20 लाख रुपये रिश्वत लेने की वजह से। इसी तरीके से राव रफ़ीक जो है दूसरी बार जमान टाउन थाने के SHO कैसे लग गए और ख़ुद केमाड़ी टाउन के 2 चौकी इंचार्ज समेत 20 पुलिस अहलकारों की मुअत्तली की क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि सिंध के जिन 5 DIGs और 2 डिस्ट्रिक्ट SSPs की सरों पर जो सिंध बदरी की तलवार लटक रही थी, वो तलवार अब गिरने जा रही है। किसी भी वक्त वो तलवार गिर सकती है। नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार पड़े हुए हैं और किसी वक्त उनका इजरा एक धमाके की शक्ल में किया जा सकता है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई के साथ साथ खुद इस्लामाबाद से क़यामत गुल ने जो क़यामत खेज़ रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो 5 DIG हैं सिंध के, उनमें DL ब्रांच के DIG इरफान बिल्लोच, खुद DIG इस्टेब्लिशमेंट पीर मोहम्मद शाह, DIG शर्जील नईम खरल, DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और DIG सबसे बढ़कर जो साबिका CM और मौजूदा CM के PSO फर्रुख बशीर, ये तो 5 DIG शामिल है। इस तरीके से 2 डिस्ट्रिक्ट SSPs, इसमें सबसे बढ़कर जो है इस वक्त ईस्ट के SSP इरफान बहादुर और ख़ुद SSP फ़िदा जौहरी, इनके बारे में ये इतला है कि वो बैरून मुल्क हैं और वो ख़ुद मेगा करप्शन केस जो कस्टम का है उसमें मुलजिम बना दिए गए और उनको उसमें चालान भी कर दिया गया है, उनके PSO वाजिद समेत। ये 5-7 पुलिस अफसरान हैं जिन्हें सिंध से निकाला जा रहा है और इनके नोटिफिकेशन बिल्कुल रेडी हैं और सिर्फ फ़ोन का इंतज़ार है। जैसा कोई फ़ोन आता है वैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन तोप के गोले हैं जो कि इनके सरों पर जाकर गिरने वाले हैं किसी भी वक्त। इन 7 पर यह इल्ज़ाम है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता हैं, उनके हिमायती हैं, खुद अपनी फोर्स, अपने महकमे,
اپنے آئی جی سے زیادہ جو ہے یہ بلاول ہاؤس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفادار ہیں، اور ان کی وفاداری میں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اس قسم کی رپورٹیں ان سے متعلق جو ہے پاکستان کے ایک نہیں، دو نہیں، 6-7 جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کی مشترکہ رپورٹوں کا یہ نچوڑ ہیں۔ ان پر جو ہے ایک بہت بڑا ٹھپا جو ہے وہ بلاول ہاؤس کا لگ چکا ہے کہ انہوں نے پولیس فورس میں آنے کے بعد جتنی بھی پوسٹنگیں لی ہے آؤٹ آف وے، وہ تمام تر پوسٹنگیں انہیں بلاول ہاؤس کی آشیرواد کی وجہ سے دوسروں پر فوقیت دیتے ہوئے دی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو عرفان بہادر کی جو پوسٹنگ ہے، یہ پوسٹنگ بھی انہوں نے کروائی ہے، شدید ترین مخالفتوں کے باوجود۔ ان پر لینڈ گریبنگ جیسے سنگین الزامات تھے، لیکن پھر بھی انہیں جو ہے وہ جیسے سونے کی کان پر ایس ایس پی بنا کر بٹھا دیا گیا۔ یہی الزامات جو ہے باقی تمام ڈی آئی جیز پر ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ جسے پیا چاہے وہی سواگن، تو وہ پوسٹنگیں جو ہے وہ اپنی مرضی کے ہر وقت لیتے رہے، کیونکہ وہ حکمراں پارٹی کے لاڈلے تھے، ہاتھ کے چھالے تھے، آنکھوں کے تارے تھے، لہٰذا اب یہ وقت آ گیا کہ وہ اس کی قربانی بھی دے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں تبدیل کیے بغیر سندھ میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سندھ بدر کرنے کا فیصلہ بہت پہلے کر دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اب کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 2 افسروں کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں اس وقت کی جا رہی ہے، ایک فروخ بشیر اور دوسرا فدا جاوری۔ فدا جاوری نے فروخ بشیر نے تو خود اپنے آپ کو اس میگا کرپشن کیس سے بچانے کے لیے قربانی کا بکرا فدا جاوری کو بنا لیا، حالانکہ فدا جاوری سے زیادہ ان کا اس میں بالواسطہ یا براہ راست کردار رہا ہے۔ خود حساس اداروں کی رپورٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس میں بالواسطہ نہیں، براہ راست ملوث تھے میگا کرپشن میں، لیکن اس کے باوجود وہ تو اب دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا، لیکن فدا جاوری کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اب فدا جاوری کے ٹرانسفر کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ اس وقت متحرک ہو چکا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ تو پی ایس پی ہی نہیں ہے، جو اگر پی ایس پی نہیں تو پھر ان کا سندھ سے صوبے سے کیسے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اس قسم کا ایک گورکھ دھندا جو ہے وہ کیے جانے کی اطلاع ملی، لیکن آخری خبروں تک یہ اطلاع ہے کہ ان کا کسی وقت جو ہے وہ سندھ سے نکالے جانے کا آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے، بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ 2 ایف آئی آریں درج ہو چکی ہیں خود گلستان جوہر تھانے میں۔ ایف آئی آروں کی آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایف آئی آر جو ہے مسٹر شعیب کی طرف سے ہے، اور دوسری ایف آئی آر جو ہے مسٹر جو ہے وہ اقبال کی طرف سے ہے۔ اب جو پہلی ایف آئی آر ہے اقبال کی طرف سے، وہ 508/2023 ہے، یہ ایف آئی آر ہے، یہ 12/6/2023 کو درج ہوتی ہے، اور دوسری ایف آئی آر جو ہے جو کہ شعیب کی طرف سے ہے 858/2023 ایک پلاٹ پر معاملہ قبضے کا ہے۔ پلاٹ ایک ہے اور ملکیت کے دعوے دار 2 ہیں، ایک کے پاس اس کے پیپر ہیں، دوسرے کے پاس پیپر نہیں ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر میں ایک ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، جہانزیب نام ہے ان کا، یہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے فوری طور پر جو ہے ملزم جہانزیب کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی طاقتور ادارے کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے کہ یہ ان کا مبینہ طور پر رہا کیا جائے، حالانکہ قانونی طور پر لکھا پڑی ہو چکی ہے۔ اب جب پولیس کسی کو نکالنا چاہے تو ان کے پاس 1000 طریقے ہیں، وہ روزنامچے کے صفحات جو ہے پھاڑ دیے جاتے ہیں، جس میں ان کی باضابطہ گرفتاری کی انٹری کی جاتی ہے اور انہیں حوالات میں بند کیا جاتا ہے۔ روزنامچے کے صفحے پھٹ جاتے ہیں، اور بعد میں نہ صرف ان کو رہا کرنے پر زور ہوتا ہے، بلکہ اس پر بھی
کہا جاتا ہے کہ انہیں گرفتار کرنے کی ہمت یا جرت کیسے ہوئی، کون سی ایف آئی آر پہلے کس نے درج کی تھی، کیوں درج کی تھی اس بے گناہ شخص کے خلاف. اس پر جو ہے پھر ایس ایس پی عرفان بہادر کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ سخت ترین ایکشن لیا جائے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ایس ایچ او گلستان جوہر انسپکٹر فہد پر آتی ہے، فہد ناصر پر آتی ہے. لیکن فہد ناصر جو ہے وہ چونکہ ایک شہید انسپکٹر کے صاحبزادے ہیں اور وہ شہید انسپکٹر جو ہے خود ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے بہت قریب تھے، لہٰذا ان کی دوستی کو یا ان کے تعلقات کو یا ان کی شہادت کو دیکھتے ہوئے ان کے صاحبزادے جو کہ وہاں کے اب ایس ایچ او ہے ان کو انہوں نے بچانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا. یعنی کہ انہیں بچاتے بچاتے جو ہے دوسرے جو ہے وہ موبائل افسر جو ہیں عبدالحمید سب انسپکٹر ہے، تفتیشی افسر احمد مصطفیٰ ہے، اور وہاں کے جو ایس آئی او ہیں ارشد کو انہوں نے، اور اس سے پہلے جو گلستان جوہر تھانے کے جو ایس ایچ او رہ چکے تھے خود افتخار کو بھی سسپینڈ کر دیا. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وہ ایف آئی آر جو ہے 508/2023 نہیں، یہ دوسری جو ایف آئی آر ہے 588 جو ہے 2023 کیوں درج کی. یہ ایف آئی آر جو ہے یہ درج ہوتی ہے جناب 30/9/2023 کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو حالانکہ جب یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس سے بہت پہلے جو ہے وہاں کے وہ ایس ایچ او ہوتے ہیں خود افتخار، جب یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس وقت وہاں کے ایس ایچ او فیصل جعفری ہوتے. کہتے ہیں کہ اس ایف آئی آر کے درج کرنے میں مبینہ طور پر فیصل جعفری نے دوسری پارٹی سے 10 لاکھ روپے رشوت لیے تھے. معاملہ ایک پلاٹ پر 2 پارٹنرز کا ہے، شعیب صدیقی اور خود اقبال جو ہے، یہ دونوں آپس میں پارٹنر ہے. لیکن اب چونکہ نیت خراب ہو گئی ہے، پلاٹ پر بنگلہ تعمیر ہو چکا ہے اور یہ 2.5-3 کروڑ کا بنگلہ ہے، تو لہٰذا اب اس کو ہتھیانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے اور دوسرے کے خلاف جو ہے مقدمہ بازی کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی اس وقت کوشش کریں. تو اس نیچا دکھانے میں جو ہے پولیس والوں کا نقصان ہوا، پولیس والے قربانی کا بکرا بن گئے اور 3-4 پولیس والے جو ہے اس میں معطل کر دیے گئے. روزنامچے کے صفحات پھٹ گئے. زیر حراست ملزم کو رہا کروانے میں اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا اور کس طریقے سے انسپکٹر فہد کو بچانے کی خاطر جو ہے ایس ایس پی ایسٹ نے جو ہے وہ عرفان بہادر نے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنوانے سے بھی گریز نہیں کیا. اسے کہتے ہیں کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے دوسرے کا پورا بکرا جو ہے وہ ذبح کرنے سے اس طرح کے افسران جو ہے دریغ نہیں کرتے، جس کی سب سے بڑی زندہ مثال یہ ہے. اب میں توجہ چاہوں گا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم اعلیٰ کی اور آئی جی سندھ کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے اس کی باضابطہ انکوائری کرائیں کہ اس میں ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر نے کس ضابطے، کس قانون، کس اختیارات کے تحت جو ہے اپنے اختیارات کا اتنا زیادہ مس یوز کر کے 4 پولیس والوں کو جو ہے بلا کسی وجہ کے اتنی بھیانک سزا دی. حالانکہ ملزم جانزیب کو صحیح گرفتار کر کے لایا تھا، اس کا علم خود ایس ایس پی کو بھی ہے، لیکن وہ جو کہ ان کے اپنے پر جل رہے ہیں، اپنی کھال بچانے کے لیے انہوں نے دوسروں کو قربانی کا بکرا بنایا. یہی اصل میں وجوہات ہوتی ہے، اس سے پولیس کا مورال جو ہے اپ ہونے کے بجائے ڈاؤن ہوتا ہے. اس قسم کے افسروں کو جو ہے نشان عبرت بنوانے کی ضرورت ہے. رفعت مختار راجہ صاحب. اب چلتے ہیں ہمارا پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے بہت ہی اہم، پولیٹیکل بھی ہے، سیاسی بھی ہے اور کرمنل بھی ہے. یہ سب سے پہلے تو آپ لوگ سنیں خود پاکستان کے نامور صحافی امداد سومرو کا یہ تجزیاتی رپورٹ ہیں جو کہ اس واقعے سے متعلق ہے، شاہ فیملی اور خود بجاری فیملی میں جو کہ تعلقات اب خراب ہو چکے ہیں. دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. حنیف بھائی، بنیادی طور پہ یہ ایک زمین کا تنازع ہے. سندھ میں زمین کے تنازع بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے قاضی احمد کا زمین کا تنازع دیکھا جس پہ زرداری جو مسلح لوگ تھے ان کے ہاتھوں 5 بھنڈ برادری کے لوگ قتل ہو گئے، ایک انسپکٹر قتل ہو گیا. اس کے بھی آج تک جو قاتل ہیں جن پہ الزام ہے قتل کرنے کا، جن کے اوپر ایف آئی آر کٹی تھی، وہ گرفتار نہیں ہوئے. پھر یہ فوزیہ زرداری صاحب کی جو
ज़मीन کا जो तनाज़ा आया था उनके अपने दामाद के साथ, वो ज़मीन का तनाज़ा भी आपके सामने है। ज़मीन के कब्ज़े सिंध में आम बात है। कराची से लेकर जितनी भी ये अज़ला हैं, वहाँ पर जो हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो अपनी ताकत के ज़ोर पे, पुलिस के ज़ोर पे, रेवेन्यू के ज़ोर पर दूसरों की प्रॉपर्टीज़ और ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। ये सिंध में आम बात है। सिंध में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद बावजूद भी सिंध को SSPs और DCs के ज़रिए चलाया जा रहा है। किसी की भी प्रॉपर्टी हुक्मरान जो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं, उनके जो बाअसर लोग हैं जो पिछली हुकूमत में थे, अभी भी उनका रौब और दबदबा बाकी है। उनको किसी की भी प्रॉपर्टी का पसंद आ जाए तो वो पुलिस के ज़रिए उस पर कब्ज़ा हो जाता है और रेवेन्यू वाले फ़ौरन उसके पेपर बना लेते हैं। इस सिलसिले में बाजारी फैमिली का और सैयद फैमिली का, सैयद फैमिली वो है जो सैयद मुराद शाह के करीबी अज़ीज़ बताए जाते हैं। सैयद अनवर शाह साहब EOBI के फेडरल गवर्नमेंट के वो मुलाजिम हैं, अफसर हैं। उनके साथ तनाज़ा होता है, तनाज़े का फ़ैसला होता है, फ़ैसला सैयद फैमिली के हक़ में होता है। लेकिन उसके बावजूद अचानक 2 दिन कबल रात के टाइम पे उनके फार्म हाउस पे फायरिंग होती है। फायरिंग के जवाब में उनके जो हारी थे, मज़दूर थे, उन्होंने भी अपने डिफेंस में फ़ायर किया। उनको पता नहीं था कि ये डाकू है या कोई और मसला है। फिर फायरिंग बढ़ती गई, इन्होंने जवाब में फ़ायरिंग की तो फ़ौरन 7 पुलिस, झांगारा पुलिस वहाँ पर पहुँची और फायरिंग भी अनवर शाह के फार्म हाउस पे हुई और बंदे भी उनके पकड़े गए। उनको पकड़ के एक पूरी रात रखा गया। मुबैना तौर पर उन पर सख्त बेईमाना तशद्दुद किया गया और हमें ज़राए ने, पुलिस के ज़राए ने ये बताया है कि ये जो पुलिस को फ़ौरन वहाँ पर पहुँचने का हुक्म है वो मखदूम जलील या जलील अब्बासी ने दिया, जो सब इंस्पेक्टर है। गुज़श्ता 15 साल से जामशोरा पुलिस के वो अनऑफिशियल और अनअनाउंस्ड SSP हैं। उनका सिस्टम चल रहा है। बज़ाहिर उनको हेड क्लर्क एस्टेब्लिशमेंट मुकर्रर किया गया, लेकिन उनके पास इस वक्त अपनी सरकारी पोजीशन के अलावा 5 और पोजीशंस भी हैं, जिसमें वो MTO भी हैं और डिस्ट्रिक्ट जो इंटेलिजेंस विंग है, DIB जिसको कहते हैं, उसके भी इंचार्ज हैं, ट्रैफिक के भी इंचार्ज हैं। अमली तौर पे वो SSP हैं। जितने भी SSP आते हैं वो अपने SHOs को और तमाम फॉर्मेशंस को ये इन्फॉर्म करते हैं कि जलील अब्बासी का जो हुक्म है उसको SSP का हुक्म तस्वर किया जाए। तो ये सारे जितने भी जामशोरे में तेल, पेट्रोल, ईरानी गुटके, जितना भी कारोबार होता है वो जलील अब्बासी साहब करते हैं। मखदूम जलील भी इसको कहते हैं। अब आते हैं इस असल मुद्दे की तरफ। तो सैयद फैमिली और बाजारी फैमिली के दरमियान ये मसला हुआ। फिर सैयद फैमिली मुराद शाह साहब के पास पहुंची, साबिक़ वज़ीर आला के पास। उनको शिकायत की कि बाजारी के कहने पे पुलिस ने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो मुबैना तौर पर यह सुनने में आया है कि SSP जामशोरा को सख्त वार्न किया गया, उनको बुरा भला कहा गया और उनको कहा गया कि आइंदा सलीम बाजारी या बाजारी फैमिली में से कोई भी आपको फ़ोन करे, कोई काम बोले तो उनका काम नहीं करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि इस मामले का हल क्या निकलता है कि बग़ैर FIR, बग़ैर केस के 3 बंदे गिरफ़्तार किए गए, वो आज़ाद हो गए। उसके बाद सिंध में ये पुलिस के सामने, IG पुलिस के सामने है, DIG हैदराबाद के सामने एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक बंदा जिसकी कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, उसके कहने पे पुलिस किसी के भी घर पे पहुंच जाती है। तो वो ये नहीं देखती कि ये जो घर है या फार्म हाउस है साबिक़ वज़ीर आला के रिश्तेदारों का है, वो कितने कानून पसंद है, अमन पसंद शहरी हैं। उन पर धावा बोल दिया जाता है, उनको गिरफ़्तारियाँ भी की जाती हैं। अब ये IG सिंध के लिए एक टेस्ट केस है, DIG के लिए टेस्ट केस है, SSP के लिए टेस्ट केस है, दीगर इदारों के लिए टेस्ट केस है कि इस मामले का एंड क्या निकलता है। नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। इमदाद सोमरो साहब ने जो है बहुत ही मुख्तसर सा जो उनका ये वीडियो क्लिप था उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी, यानी कि समंदर को, दरिया को उन्होंने कूजे में बंद कर दिया। ये सलीम बाजारी के जो फैमिली वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, वो इतने मुज़ोर हो चुके हैं, यानी ये सबको पता है कि सलीम बाजारी को सलीम बाजारी बनाने वाला जो है वो मुराद अली शाह है। अगर मुराद अली शाह को उनकी शख्सियत से आप माइनस कर दे तो वो एक बहुत ही छोटा सा बंदा है, एक स्कूल टीचर का बेटा है। स्कूल टीचर का बेटा स्कूल टीचर ही बनता या बहुत ज़्यादा हेड मास्टर बनता, इससे ज़्यादा वो तरक्की नहीं कर सकता था। इस तरीके से अरबों में वो नहीं खेलता जो इस वक्त वो अरबों में खेल रहा है। कहता है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, वही उन्होंने आज हरकत की है। पिछले 3-4 दिनों से जो है इन्होंने जो है ये बाजारी फैमिली ने जो है, बाजारी ख़ानदान वालों ने जो है वो गुंडागर्दी की एक तरीके से इंतहा कर दी थी और उस इंतहा
ही कदम उठाते हुए जो है उन्होंने सेवन शरीफ में जो है खुद शाह फैमिली के एक करीबी रिश्तेदारों के फार्म हाउस पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ फायरिंग वायरिंग की और बहुत गुंडागर्दी की एक बदतरीन जो है उन्होंने मिसाल वहाँ पर कायम कर दी। सिर्फ इतना ही कुछ नहीं किया, जब उन्होंने शोर मचाया शाह फैमिली ने तो उन पर इन्होंने जो है वो पुलिस की भी यलगार कर दी। यानी कि वहाँ एसएसपी जामशोरो जो है खुद तारिक नवाज को कहा कि भाई इनको गिरफ्तार करो। सलीम बजारी का तो हुक्म चलता है, वो तो ज़ाहिर है डिफेक्टिव सीएम थे, और सलीम बजारी के उस हुक्म पर जो है वो तारिक नवाज ने पूरी की पूरी पुलिस फोर्स और कलीम जो अब्बासी वहाँ के हैं जामशोरो के एसएसपी जो कि असल एसएसपी कलीम अब्बासी है, उन्होंने जो है वो पूरी पुलिस फोर्स वहाँ भेज के जो है उन सबको उठवा के लेकर आए। यानी चोरी और सीना जोरी, एक तो दूसरों के अमलाक पर आपने हमला कर दिया, कब्जा कर लिया, आप डाकू कजाक बनकर आए, और जो बेचारा फरियाद कर रहा है मुराद अली शाह की फैमिली का बंदा, उसको जो है आप सबक सिखा रहे हैं। 3 दिन तक जो है उन्हें आपने गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा। जब इस सारे अफसोसनाक वाक़े की इत्तला उसी ख़ानदान की तरफ से मुराद अली शाह तक पहुँचाई तो उन्हें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, वो बस रोने वाले होते हैं कि ये उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या किया इस सलीम बजारी ने, जिसको ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान तक पहुँचाया। और उस वक्त वो गुस्से में कहते हैं लाल पीले हो जाते हैं, वो टेलीफोन घुमाते हैं, खुद तारिक नवाज एसएसपी जामशोरो को कहते हैं कि आज के बाद किसी बजारी फैमिली का कोई भी ऑर्डर, कोई भी काम आपने नहीं करना है। यानी ताल्लुकात ख़त्म, पुराने बरसों ताल्लुकात पल में ख़त्म हो गए। ये होता है छोटे लोगों को औकात से बाहर निकालने का नतीजा। ज़मीन से उठा के आसमान पर ले गए और फिर जिन्होंने ये सब कुछ किया उन्हें ही वो आंखें दिखाने लगे। यानी हमारी बिल्ली हमें म्याऊं म्याऊं। अब पता चला कि सलीम बजारी के जो होने वाले दामाद हैं, भतीजे कम और होने वाले दामाद ज़्यादा, उन्हें तारिक बजारी को बिगाड़ने में, उन्हें तबाह करने में, उन्हें बर्बाद करने में, उन्हें जेल पहुंचाने के जिम्मेवार कोई और नहीं थे। हम तो इमरान कुरैशी एसएसपी का रोना रो रहे थे, हम तो शिराज नज़ीर का रोना रो रहे थे, हम तो उनके बड़े अफसरों का रोना रो रहे थे कि उनकी वजह से बिगड़ा है। लेकिन आज इस वाक़े ने ये बात साबित कर दिया कि उसे तबाह, उसे बर्बाद, उसे इतना बेलगाम करने में जो है खुद उसके अपने चच्चा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनका अपना बहुत बड़ा दिमाग खराब था। एक इतना मामूली शख्स जो है जब उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए आपने और इतनी ज़्यादा दौलत की फरावानी उनके पास होगी, तो फिर जाहिर है वो मुराद अली शाह को क्या समझेगा, कदमों की ठोकर नहीं समझेगा तो क्या समझेगा, जो कि उन्होंने दिखा दिया, अपनी असलियत उन्होंने दिखा दी मुराद अली शाह के ख़ानदान वालों के फार्म हाउस पर कब्जा करने की सूरत में। वो जो कलीम अब्बासी से मुतालिक जो कुछ कह रहे हैं खुद इमदाद सोमरो अपनी रिपोर्ट में, उस पर मैं इससे पहले बहुत बड़ी स्टोरी कर चुका हूं कि वो हकीकतन जो है वो पिछले 18-20 सालों से जो है जामशोरो के असल एसएसपी वो हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए। करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं उसके, किसके, गनी उस्मान, क्या नाम है उसका, सईद गनी के, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो ज़ाहिर दिमाग तो उनका भी ख़राब है। उनको एसएसपी यानी तमाम जो एसएसपी जो वहाँ पर पोस्ट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप सिंबॉलिक एसएसपी हो, असल एसपी जो है वो कलीम अब्बासी, जो वो कहे उस पर अमल करो, उसके काम में कोई मुदाखलत नहीं करो। वो लाइन चला रहा है, हाईवेज के जितने थाने हैं जामशोरो के, वो कलीम का हुक्म सुनते हैं, वो एसएसपी का नहीं सुनते। एसएसपी डम्मी है वहाँ पर, वो पाह के तौर पे काम कर रहे हैं, ये सबको पता ही। और मखदूम जलील अब्बासी से मुतालिक इमदाद सोमरो जो कह रहे हैं, इस पर मैं बहुत पहले बहुत बड़ी स्टोरी कर चुका हूं कि वाकई जो है वो जामशोरों के जो है वो अनऑफिशियल एसएसपी हैं। कहने को तो वहाँ पर तारिक नवाज एसएसपी है, लेकिन जो भी एसएसपी वहाँ पर आता है उसे ये कह दिया जाता है कि तुम वहाँ के सिंबॉलिक एसएसपी जामशोरो हो। असल एसएसपी जो है वहाँ का खुद ये जलील अब्बासी है। यानी कि तुम्हें वहाँ पर एज अ पाह के तौर पे काम पर करना पड़ेगा। जो ऑर्डर तुम्हें एज अ सब इंस्पेक्टर मखदूम जलील अब्बासी दे, आप उसको एज अ एसएसपी करने के पाबंद होंगे। ख़ास तौर से जो हाईवेज के थाने हैं उस पर जो है हुक्म सिर्फ और सिर्फ उस सब इंस्पेक्टर जलील अब्बासी का चलता है, ना कि एसएसपी
जामशोरों का। अब ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो इतने 3 बंदों को जो अगवा करके लाए फार्म हाउस से, ये भी सब का सब जो है खुद इसी सब इंस्पेक्टर मखदूम जलील अब्बास खान है। ये इमदाद सोमरों ने बिल्कुल सही बात किया। देखना ये कि इतनी बड़ी लाकानूनियत का जो मुजाहरा किया है एसएसपी जामशोरों ने, इस पर क्या एक्शन लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि वहाँ के काबिल एहतराम इज़्ज़त मआब डीआईजी जो है तारिक रज़ाक दारेजो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो भी मुरीदों में शामिल है खुद सलीम बजारी के। देखते कोई एक्शन ले रहे कि नहीं ले रहे। वो इस मुजोर बेलगाम जो सब इंस्पेक्टर के बाहर फेंकते हैं, नहीं सस्पेंड करते कि नहीं करते हैं, बी कंपनी उन्हें भिजवाते कि नहीं भिजवाते हैं, और फिर खुद आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब जो है वो इस सारे मामले में क्या दूर बैठ के सिर्फ तमाशा ही देखते रहेंगे, या कि वो भी इस पर कोई एक्शन लेने की जहमत गवारा करेंगे। ये अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या है। ये सियासत और जुर्म का एक गठजोड़ है। अगर इस गठजोड़ को आईजी सिंध तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो समझ लो कि फिर सिंध में सियासत और क्राइम का जो है गठजोड़, सियासत और दहशत का गठजोड़, सियासत और पुलिस का गठजोड़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस के भी इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं हमारे जो प्रोग्राम का, जो हमने कहा कुछ और भी बहुत सारी खबरें हैं। मुइन कमांडो बहुत बड़ा नाम है। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो थाना है, इसके ये तो एक बेताज बादशाह है। 8 साल पहले रह चुके हैं, केडीए थाने में रह चुके हैं। अब जब ये इलेक्शन हो रहे, अनाउंस हुआ था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई तो उनमें इनका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो वहाँ इनकी जगह पर इफ्तिखार इंस्पेक्टर की पोस्टिंग कर दी गई थी। अब वो किसी वजह से वहाँ से तब्दील कर दिए गए, तो दोबारा इनकी लॉटरी निकल आई। इन्हें दोबारा जो है वहाँ का एसएचओ लगा दिया गया है। कहते हैं कि डीआईजी ईस्ट की जो पीएसओ हैं, डीआईजी ईस्ट के पीएसओ को कहते हैं कि मुबैना तौर पर इन्होंने जो है कोई 20 लाख रुपए रिश्वत दी है। 20 लाख रुपए तब जाके इनकी पोस्टिंग हुई है। और ये पोस्टिंग जो है ये जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पैसे दिए हैं तो पैसे की वजह से ये पोस्टिंग इनकी हो गई है। 20 लाख रुपया रिश्वत देने की वजह से। डीआईजी की जो पीएसओ है सालेह मोहम्मद मैसर, तस्वीर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं खुद मुइन कमांडो की भी। इसी के साथ साथ जो है राव रफ़ीक जो है वो दूसरी बार एसएचओ ज़मान टाउन लगा दिए गए। ये पहले भी लगे थे, पहले कहते हैं 10 लाख रुपए रिश्वत देकर मुबैना तौर पर एसएचओ लगे थे, और अब कहते हैं कि रेट बढ़ गया। अब इसी पीएसओ को कहते हैं कि मुबैना तौर पर 20 लाख रुपए देकर इनकी पोस्टिंग करवाई गई। कहते हैं इसमें कुछ मीडिया पर्सन भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकी पोस्टिंग में मुलविस हैं। इसी तरीके से जो केमाड़ी टाउन के वहाँ के जो डीआईजी साउथ ने जो है कहते हैं कोई 20 पुलिस एहलकारों को करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलवाने की पादाश में जो है मुअत्तल कर दी। स्क्रीन पर इनके आप इस वक्त नाम देख रहे हैं, इन सब को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें कहते हैं कि मेट्रोवेल के जो चौकी इंचार्ज है एएसआई नईम शाह और ख़ुद इंचार्ज जहानाबाद जो है शाहिद 20 शामिल हैं। हालांकि इनकी पोस्टिंग के एसएसपी केमाड़ी ने कहते हैं कि मुबैना तौर पर 5-5 लाख रुपए रिश्वत उनके पीएसओ ने लेके इनकी पोस्टिंग करवाई थी। अब इन्हें जो है मुअत्तल कर दी गई। इस तरीके से जो है शहजाद इलियास को जो है वो एसएचओ सोल्जर बाजार लगा दिया। वहाँ के एसएचओ को कहते हैं कि तब्दील कर दिया उन पर, और वहाँ के हेड मोरल मिस्टर कोई कियानी हैं उन पर जो है वहाँ के ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करने के इल्ज़ामात थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में एसएसयू की जो है वो खबर में शामिल नहीं कर सका, प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ चुका है, लेकिन एसएसयू से मुतालिक और वहाँ के एक सूबेदार मेजर रिटायर्ड जो है
ان سے متعلق اور کچھ شبیر جو ایم ٹی او ہے اور خود فاروق اور خود جو وہاں کے ریڈر ہیں سابقہ ڈی آئی جی کے، ان سے متعلق بہت ساری معلومات اس وقت آ چکی ہے، اس پر بات کریں گے۔ جانے سے پہلے میں سندھ کے آئی جی رفعت مختار راجہ کی توجہ چاہوں گا کہ خدا را وہ سیکنڈ اپیل کا جو ہے وہ حق پولیس والوں کو دینے کا حکم نامہ جاری کریں۔ آپ کے جو افسران ہیں جو کہ فرونیت میں رونت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جی، وہ ڈسمس تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈسمس کرنے کی شکل میں انہیں مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد اپیل کا حق چھین کر ان کے منہ پر ہاٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ رو بھی نہ سکے۔ اب اگر ایک گھر میں بچوں کو والدین یا آپس میں لڑتے ہیں یا انہیں گھر میں کوئی سزا ملتی ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے لیے پڑوسیوں کے پاس جائیں؟ یہ کوئی اچھا عمل ہے ان کے والدین کے لیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے والدین کے لیے یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ ان کے بچے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے لیے دوسروں کے در پر جائے۔ یہی حال جو ہے پولیس فورس کا ہے۔ پولیس فورس کا آئی جی جو ہے وہ فورس کا سربراہ ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کا درجہ رکھتا ہے، تو لہذا آئی جی کو جو ہے یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ یہ اگر ان کا سٹاف جو ہے، ان کا عملہ جو ہے باہر جا کر جو ہے انصاف کی اگر بھیک مانگے گا تو ظاہر ہے کہ یہ آئی جی پر ایک نہیں دو نہیں بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو پہلے تو تین جو ہے وہ اپیلیں ہوا کرتی تھی، ہر جگہ پر جو ہے رحم کی یا اس کی اپیل ہوتی ہے، 2-3 اپیلیں ہوتی ہیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ جب اگر ادارے سے انصاف نہیں ملے گا، باہر جب انصاف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ان پولیس والوں کی نظروں میں ان کے بڑے افسروں کی کیا حیثیت ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ پوسٹنگ جو ہے سیاستدانوں کے ذریعے جب کرواتے ہیں تو پھر یہ اپنے ڈی آئی جیز کو، اپنے ایڈیشنل آئی جیز کو، اپنے آئی جیز کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، کیونکہ پوسٹنگ کروانا جو ہے یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پولیس پہلے اپنے اس حق سے خود کو محروم کر چکی ہے اپنی نااہلی کی وجہ سے۔ خدا را اس اپیل کے حق سے خود کو محروم نہ کریں، اپیل کا حق اپنے پاس رکھیں اور اپنے ماتحتوں کو خود انصاف دینے کی روایت ڈالیں۔ اسی سے جو ہے پولیس کا مورال بلند بھی ہوگا، پولیس کی عزت میں، پولیس کے آئی جی کے دبدبے میں، روب میں اسی سے اضافہ ہوگا۔ رفعت مختار راجہ صاحب، آپ پنجاب سے آئے ہیں اور آپ سے سندھ پولیس کے ان مظلوم پولیس والوں نے بہت کچھ زیادہ ہی امیدیں باندھ رکھی ہے۔ آپ کو وہ اپنا مسیحا اس وقت خیال کرتے ہیں، تو خدا را ان کے اس قسم کے خواب کو جو ہے وہ چکنا چور ہونے سے بچائے۔ ان کی امیدوں پر آپ پورا اتر کر ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔